नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे और शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप लोग सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग सेशन को क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त और एक बार बताएंगे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। हमारे साथ अर्पित आ चुके हैं, हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं, कोमल जुड़ चुकी हैं, प्रीति जुड़ चुकी हैं, निशा आ चुकी हैं, कविता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोगेंद्र जुड़ चुके हैं, अमित जुड़ चुके हैं। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आए और क्लास के साथ जुड़ जाए। एक बार मैं आपके कमेंट्स थोड़ा सा बड़े कर देती हूँ जिससे आपके कमेंट्स को मैं अच्छे से देख पाऊँ। आवाज़ आप लोगों तक मेरी पहुँच रही है? जल्दी से बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आवाज़ तो मेरे पास मतलब आप लोगों के पास मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। आज मौसम भी बड़ा ख़राब है और लाइट का भी इशू चल रहा है, बारिश हो रही है, बसंत पंचमी है आज बिल्कुल। तो ढेरों बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं बसंत पंचमी। माँ सरस्वती की जो आशीर्वाद है, जो आशीष है, वो आप लोगों पर बना रहे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और इस साल आप एक बढ़िया सा सिलेक्शन ले जाएं, तो ये मेरी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। और मैं चाहती हूँ कि माँ सरस्वती इस साल आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बिल्कुल बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आज मौसम भी बड़ा ख़राब हो रखा है, सुबह से ही बारिश हो रही है तूफान के साथ, और बारिश की वजह से लाइट भी गुम है। अब हो सकता है कि क्लास आप लोगों की कंप्लीट तो ना हो, लेकिन हाँ, हम 30 मिनट के आसपास देखते हैं क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि बैकअप इतना ही है फिर हमारे पास। तो चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। आवाज़ सभी के पास पहुंच रही होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे सेल टॉपिक की, यानी कोशिका की। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कोशिका से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी। हमने बात करी थी कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और इसी को हमारी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, आपने पढ़ लिया था। जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। हम बात कर रहे थे कोशिका के प्रकार की, और मैंने आपको बताया था कि कोशिका होती हैं दो तरीके की, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्लियर? तो आप लोगों को यहीं से चीज़ें पढ़नी है कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल कौन सी, यूकैरियोटिक सेल कौन सी, ठीक है। यानी कि सकेंद्री और अकेंद्री कोशिका के बारे में हम बातें कर रहे थे। सकेंद्री कोशिका, ठीक है, सकेंद्री कोशिका, और दूसरी होती है अकेंद्री कोशिका, ठीक है, अकेंद्री कोशिका। तो कल की क्लास में एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई दोस्तों, जो आप लोगों की प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये प्राचीन कोशिका है, यानी सबसे पहले बनने वाली कोशिका, जिसको हम प्रिमिटिव सेल के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट हमने कल की क्लास में कर लिया था। इस कोशिका में बहुत सारी कमियां थी और इस कोशिका में कोई कमी नहीं थी। तो ये प्राचीन कोशिका थी और ये विकसित कोशिका थी, डेवलप्ड सेल थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसमें और क्या क्या नहीं होता है। तो हमने कहा कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो लिखोगे केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली, पूछा जाता है। केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ये वो कोशिका है जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये आपको पेपर में पूछा जाता है कि किस प्रकार की कोशिका में ना तो केंद्रक है और ना केंद्रक झिल्ली है। तो बताओगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आपको लिखना है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है। तो भाई इस कोशिका के अंदर ना तो केंद्रक होता है और ना केंद्रक झिल्ली होती है दोस्तों, ठीक है। केंद्रक क्या होता है बेटा? केंद्रक कोशिका के बीचों बीच पाया जाने वाला एक भाग है, ठीक है। जब आप कोशिका को देखते हो, ठीक है, यहाँ पे ये कोशिका आपको नजर आ रही है, इस कोशिका के अंदर आप देख रहे हो ये है केंद्रक। देखो इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। इस संरचना को कहा जाता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस।
तो मैडम ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ये तो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, तो आपको दिख रहा है, देखो इसमें केंद्रक है। जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो उसमें केंद्रक नहीं होता, और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली होती है दोस्तों, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो ये भी नहीं पाई जाती। भाई जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली क्या काम होगा, है ना? जैसे कि आपने तो, ये तो ऐसे है जैसे कोई आदमी किसी के सर पर बाल ही नहीं है और उसको आपने कंघा दे दिया कि लो भैया बाल निकाल लो अपने। तो जब टकला है कोई आदमी, उसके सर पर बाल ही नहीं है, तो वो कंघे का क्या करेगा? तो कंघा भी जब भी यूज में आता है जब बाल होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली का क्या काम? केंद्रक को ढकने वाली झिल्ली होती है केंद्रक झिल्ली। तो इस कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें देखो आपको बीच में कोई केंद्रक नजर नहीं आ रहा है। अब ना यहाँ केंद्रक है और ना ही यहाँ केंद्रक झिल्ली होती है। अच्छा मैम, तो फिर इसमें बीच में क्या दिखाई दे रहा है? ये है इसका डीएनए। इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। सॉरी इसको कहा जाता है दोस्त न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है? इसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। तो एक ये किसका फोटो है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का फोटो है। ये अकेंद्रीय कोशिका का फोटो है। तो जो अकेंद्रीय कोशिका होती है ना, इस कोशिका के बीचों बीच आपको डीएनए मिलता है लिपटा हुआ, ये रहा। और इसी डीएनए वाले भाग को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आप लोग बताओगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की वो जगह जहाँ उसका डीएनए है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक में है। तो हमारी कोशिका के अंदर जो डीएनए है वो केंद्रक में ही है, ठीक है? समझ में आई बातें? केंद्रक, डीएनए की फुल फॉर्म बेटा कराऊंगी बिल्कुल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। अभी आप इसको आगे पढ़ोगे डीएनए को, ठीक है? तब इसकी फुल फॉर्म करेंगे हम लोग। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब चल रहे हैं आगे की तरफ। आवाज फंस रही है क्या? एक बार बताओ, आवाज फंस रही है क्या? यहां से तो सबको सही है, फंसनी तो नहीं चाहिए। यहां से तो सब कुछ सही है। तो हमने लिखा कि केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, ठीक है? तो लिखोगे केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो यहाँ लिखेंगे केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है? केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो मैंने कहा था ना कि ऐसी कोशिका जिसमें सारी चीजें पाई जाती हैं वो आपकी यूकैरियोटिक सेल हो जाती है। इसके अंदर केंद्रक भी है और केंद्रक झिल्ली भी है, ठीक? तो लिखोगे हैव न्यूक्लियस, हैव न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस भी है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है? तो यहाँ केंद्रक है और केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली भी है। चलो तो भाई ये पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि मैडम ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें और कौन सी चीज नहीं पाई जाती? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, ठीक है? झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, क्लियर? नहीं पाए जाते। इसके अंदर क्या नहीं होता? झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। समझ में आ गई बात? यानी कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। ये क्या है मैडम? तो अभी लिखवाऊंगी। पहले यहां लिख लेंगे कि भाई झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि भाई यहां सब मिलता है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, है ना? युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कौन सी कोशिका ऐसी है जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं और जिसमें नहीं पाए जाते हैं? तो आपने कहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं और यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो लिख लीजिएगा मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड। तो भाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल यहाँ पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब बात ये है, मुद्दा ये है कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते कौन से हैं?
तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं। यहाँ थोड़ी जगह कम है इसीलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिख दिया है, तो इसमें बस नोट लगाकर लिख लीजिएगा कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट फाउंड। तो यहाँ नोट फाउंड है और यहाँ पर फाउंड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब मैं बताती हूँ कि झिल्ली युक्त कोशिकांग होते कौन से हैं, है ना। जब हम किसी कोशिका की बात करते हैं, एक कोशिका के अंदर जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, मतलब झिल्ली का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, और कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भाग। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग वो कोशिकांग हैं जो एक कोशिका के अंदर होते हैं और जिनके चारों तरफ झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। जैसे आप प्याज को छीलते हैं तो प्याज के चारों तरफ आपको एक मेम्ब्रेन नजर आती है, एक झिल्ली नजर आती है। वैसे ही कोशिका के अंदर कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों तरफ झिल्ली होती है। जैसे अगर मैं आपको इस कोशिका का डायग्राम दिखाऊं तो आप देखो बड़े ध्यान से, यहाँ आपको बड़ी सारी चीजें नजर आ रही हैं, रंग बिरंगी बड़ी सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो ये जितनी भी इस कोशिका के अंदर आपको रंग बिरंगी चीजें नजर आ रही है ना, इन्हीं को कहते हैं कोशिकांग। इन्हीं को कहा जाता है दोस्त सेल ऑर्गेनल। क्या कहते हैं बच्चा? इन्हीं को कहते हैं सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स इन्हीं को कहते हैं। समझ में आई बात? मैम कमेंट का रिप्लाई, बेटा कमेंट में इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बताया ना इलेक्ट्रिसिटी इशू हो रहा है और क्लास जो है वो मुझे नहीं लग पा रहा कि बहुत लंबी हम ले पाएंगे आज, तो बैकअप इतना है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दें। कमेंट में रिप्लाई टाइम वेस्ट ना कर कर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ, बजाय इसके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में टाइम बर्बाद करें। कोई भी डाउट होता है आपका, आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है ना बच्चा? हरीश ठीक है, चले आगे। चलिए तो अब चलते हैं। देखो जो कोशिकांग अब आपने समझे कि ये सब कोशिकांग होते हैं, क्लियर। अब इनमें से कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो 2 झिल्ली से घिरे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1 झिल्ली से घिरे हुए हैं। तो मतलब है तो सब झिल्ली वाले, चाहे 1 झिल्ली के हो चाहे 2 के। इनमें से ऐसा कोई भी कोशिकांग आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलता। तो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखो यहाँ आपको बीच इसके अंदर बहुत कम चीजें दिख रही हैं, इसके अंदर आप लोगों को झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं मिलते, इसमें आपको मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं मिलते। तो कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल नहीं मिलते? तो वो हो जाती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो वही हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलते। अब बात करते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांगों की। अब हम लोग बात करते हैं मेम्ब्रेनस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल की। तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर इनको 2 भागों में बांटा गया है भाई। एक होते हैं एकल झिल्ली वाले, एकल झिल्ली युक्त। आपको पेपर में पूछा जाता है कि कौन से कोशिकांग एकल झिल्ली वाले होते हैं। एकल झिल्ली, सिंगल मेम्ब्रेन, जिनके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिनके चारों तरफ। एक तो वो हो जाते हैं और एक हो जाते हैं दोहरी झिल्ली वाले। एक हो जाते हैं दोस्त दोहरी झिल्ली वाले, जिनके चारों तरफ क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है, जिनके चारों तरफ दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन होती, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। एक हो जाते हैं डबल मेम्ब्रेन वाले, ठीक है, एकल झिल्ली वाले और दोहरी झिल्ली वाले। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं कि जो एकल झिल्ली वाले हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो बताओगे लाइसोसोम। ये छांटने को भी आ जाता है पेपर में, लाइसोसोम, कि कौन से कोशिकांग एकल झिल्ली वाले होते हैं। तो आप लोग बताकर चलते हैं लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। तो लिखेंगे लाइसोस, ठीक है, लाइसोसोम। अच्छा, दूसरे कौन से हो जाते हैं? दूसरे हो जाते हैं गोल्गी काय, ठीक है, गोल्गी काय। दूसरे हो जाते हैं भाई गोल्गी काय, यानी गोल्जी बॉडी। ये सब पढ़ोगे अभी आप आगे, ये सब एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तीसरे हो जाते हैं अंतः द्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है, जिसको कहते हो ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, है ना, शॉर्ट में लिख दिया। जब पढ़ाऊंगी तो इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगी, क्लियर। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखें
तो मैम डबल दोहरी झिल्ली वाले कौन से हैं? अभी पहले एक और लिखवा देती हूँ यहाँ, रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका, रिक्तिका, वेक्यूल कहते हैं जिसको। तो ये सब क्या होते हैं? एक झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। अब मैम दोहरी झिल्ली वालों में कौन आते हैं? तो सिर्फ 3 याद रखने हैं। एक तो बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया, याद है ना सभी को, माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो हो जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आपने नाम इसका जरूर सुन रखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या होता है? तो बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला, ठीक है। एक हो जाता है दोस्त केंद्रक, अभी मैंने आपको बताया था केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक तो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता ही नहीं है, न्यूक्लियस हो जाता है। और तीसरा हो जाता है प्लास्टिड यानी कि लवक, तीसरा हो जाता है लवक, प्लास्टिड्स। तो ये प्लास्टिड्स जिसमें आपके हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट वगैरह आते हैं, तो ये 2 झिल्ली से घिरे हैं। मतलब इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, इनमें से कुछ भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलता। यूकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, सब मिलते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये सब झिल्ली वाले ऑर्गेनल आपको इस कोशिका में नहीं मिलते, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब अगला डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फिर से। तो इधर की तरफ हम लोग क्या कर रहे थे? प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे थे, और इधर हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई राइबोसोम दोनों में मिलते हैं। राइबोसोम भी एक तरीके के कोशिकांग है, ठीक है, राइबोसोम। तो आपको पूछा जाता है कि राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के पाए जाते हैं। और राइबोसोम आपको यहाँ भी मिलेंगे, दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम मिलते हैं। तो दोनों में अगर हम लोग एक ऐसे पार्ट की बात करें जो दोनों में मिलता है, तो ये हो जाते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो दोनों में आपको राइबोसोम नजर आते हैं। अब राइबोसोम दोनों में कैसे होते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइज, अगर इन दोनों के साइज की बात करें तो भाई ये प्रोकैरियोटिक कोशिका थोड़ी छोटी होती है, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का साइज थोड़ा बड़ा। लेकिन दोनों दिखाई माइक्रोस्कोप से ही देंगी, दोनों को देखने के लिए आपको लेना माइक्रोस्कोप ही पड़ेगा। नॉर्मल आंखों से कोई सी भी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर फिर भी दोनों के डिफरेंस की बात करें तो बताओगे कि ये छोटी होती है, ये थोड़ी बड़ी। तो इसमें छोटे वाले राइबोसोम मिलते हैं, छोटे राइबोसोम, मतलब 70S राइबोसोम इसमें मिलते हैं। और ये थोड़ी बड़ी है तो इसमें थोड़े से बड़े राइबोसोम यानी 80S राइबोसोम मिलते हैं, है ना मैम। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग ही है बेटा, लेकिन इस पर कोई झिल्ली नहीं होती, मैंने कहीं लिखवाया नहीं है झिल्ली वालों में। तो ये एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों कोशिका में मिलता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में आपको पूछा भी था। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जब एग्जाम हुए थे उनमें पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो दोनों कोशिकाओं से अलग है मतलब जो दोनों कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। उसमें राइबोसोम तो था, ये तो दोनों में पाया जाता है, उससे अलग आपको बताना था, ठीक है, समझ में आई बात। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। मैंने कहा कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से हर एग्जाम में जहाँ भी बायोलॉजी आती है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक। चलो तो आओ भाई, राइबोसोम जो होते हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। देखो इस कोशिका को, इस कोशिका में राइबोसोम आपको नजर आ रहे हैं, कहाँ नजर आ रहे हैं बताओ। इस कोशिका के अंदर ये नन्हे नन्हे जो बिंदु से आपको नजर आ रहे हैं, ये येलो कलर से जो आपको ये नन्हे नन्हे से जो नजर आ रहे हैं, यही होते हैं दोस्तों राइबोसोम, ठीक है, यही होते हैं राइबोसोम। तो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बिंदु, इनको कहते हैं राइबोसोम। अब यही राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं कोशिका में। खैर इनको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो डिटेल में इनके बारे में अभी आगे बताऊंगी। चलिए चौथा पॉइंट, आपको पूछे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनके एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण। भाई कौन सी में कोशिका ये किस किस के अंदर पाई जाती हैं, एग्जाम्पल। तो आपको अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। तो याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये जीवाणु में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि बैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो आप बताते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा, ये नीली हरी शैवाल में भी पाई जाती है, नीली हरी शैवाल। अच्छा, नीली हरी शैवाल क्या होती है बेटा? ये एक तरीके के छोटे जीव होते हैं, पृथ्वी पर सबसे पहले यही बने थे नीली हरी शैवाल, ठीक है।
इनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इनको क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। इनके बारे में याद रखना, जो नीली हरी शैवाल है ना, इनके बारे में याद रखना कि ये प्रथम जीव हैं जो पृथ्वी पर बने थे। ठीक है, प्रथम जीव हैं जिन्होंने ऑक्सीजन देना शुरू किया था। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है ये बेटा, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन देने वाले थे। तो ऑक्सीजन इन्होंने ही सबसे ज्यादा पृथ्वी पर बनाई है। आज भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने का काम जो पृथ्वी पर करती है ना, वो शैवाल ही करती हैं। तो नीली हरी शैवाल सबसे पहले बने कोशिकीय जीव थे पृथ्वी पर, और इन्होंने धीरे धीरे ऑक्सीजन देना शुरू करा था पृथ्वी के एनवायरनमेंट को। और जब ऑक्सीजन बनी पृथ्वी पर तो वहां जीवन की उत्पत्ति होने शुरू हो गई, दूसरे जीवों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो नीली हरी शैवाल में भी यही कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर बात करें तो याद रखना कि कोई भी बैक्टीरिया का नाम आ जाए, जैसे आर्की बैक्टीरिया, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ आर्की जीवाणु, आर्की जीवाणु, तो इसमें भी क्या होती है? आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, आर्की बैक्टीरिया। तो देखो एक ट्रिक बताती हूँ कि जिसके भी नाम के पीछे बैक्टीरिया देखने को मिले उसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल। देखो बैक्टीरिया तो है ही, है ना, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया जिसके नाम के पीछे आ रहा है उसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, समझ में आई बातें? ऐसे करनी है आपको चीजें, क्लियर? चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मैम ये किस में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जब हम यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जब हम यू कोशिका के उदाहरण की बात करते हैं, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है हमें पादपों में। दो पादप, जितने भी आप प्लांट देखते हो तो प्लांट में यही कोशिका मिलती है। दूसरा जंतु, जितने भी आप जंतु देखते हो, एनिमल, जितने भी आप एनिमल देखते हो उन सभी में ये कोशिका देखने को मिलती है। और तीसरा, ये कोशिका तुम्हें अमीबा में भी मिलती है। अमीबा बहुत छोटा है, यूग्लिना बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कौन सी कोशिका मिलती है? तो आपने कहा इनमें यूकैरियोटिक सेल मिलती है। ठीक है, तो आप लोग बताते हो अमीबा हो गया, अमीबा, यूग्लिना, इन सभी के अंदर कौन सी कोशिका मिलती है? आप बताते हो यूकैरियोटिक सेल। तो ये पॉइंट्स आपको पेपर में पूछे जाएंगे, ये पॉइंट्स आपको याद रखने, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें? जल्दी से बताओ फटाफट, एक एक पॉइंट आपको समझ में आया? तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सी कोशिका किस में मिलती है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में कितने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं पाई जाती हैं, ये सब आपको पेपर में पूछा जाता है। अब चलिए, अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ और अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कोशिका के अंदर दो द्रव भरे रहते हैं, उन द्रव से भी क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकीय द्रव। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकीय द्रव। ठीक है, द्रव यानी सेल लिक्विड, सेल लिक्विड। तो जब हम लोग बात करते हैं कोशिका के द्रव की, कोशिका के अंदर भरे हुए लिक्विड की, तो भाई कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्त? प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका में भरे हुए द्रव को कहा जाता है जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया। तो जब हम प्रोटोप्लाज्म शब्द की बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म शब्द को देने वाले साइंटिस्ट थे पुरकिंजे। कौन थे दोस्तों? पुरकिंजे। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, पुरकिंजे, पुरकिंजे। तो पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। जीवन का भौतिक आधार मतलब अभी समझाऊंगी, पहले लिखो। जीवन का भौतिक आधार कहते हैं इसको। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, ये आपको पूछा जाता है, किसने कहा था। तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है,
फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा था? तो आप लोग बताते हो कि इसको जीवन का भौतिक आधार जो कहा था वो कहा था हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दोस्त? हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने, हक्सले ने, है ना। तो हक्सले एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया था? इसको प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा था। इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी कोशिका के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है ना, जब तक आपकी कोशिका जिंदा है अच्छे से काम करती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये जो लिक्विड है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, उस दिन हमारी कोशिका भी मर जाएगी। और हमारी कोशिका मर जाएगी तो हमारे ऑर्गन मर जाएंगे और हम भी मर जाएंगे। इसीलिए आपको याद रखना है कि ये प्रोटोप्लाज्म ही हमारी कोशिका का रस है। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सारी एक्टिविटी हमारी कोशिका के अंदर होती है। और ये प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बटा हुआ है बेटा। इस प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा कोशिका द्रव कहलाता है, कोशिका द्रव। इस प्रोटोप्लाज्म के एक हिस्से को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। और एक हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? एक हिस्से को कहा जाता है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। एक हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। एक हिस्से को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये भी पूछा जाता है कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव ये किसके भाग हैं? तो ये जीव द्रव्य के ही भाग होते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म के भाग हैं। कैसे? देखो कैसे, मैं समझाती हूँ, समझना। भाई मान लीजिए ये कोशिका है ना, ये कोशिका है तुम्हारी। अब इस कोशिका के अंदर भरा हुआ है एक लिक्विड, ये भरा हुआ। तो इस कोशिका में ये एक लिक्विड भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है। तो मैम इस लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे? इस लिक्विड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कोशिका के अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो द्रव भरा हुआ है, ये जो तुम्हें दिख रहा है नीले नीले रंग का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये इसकी भित्ति हो गई, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई कोशिका। तो ये इस भित्ति के अंदर जितना भी आपको नीले नीले रंग का ये लिक्विड नजर आ रहा है, ये लिक्विड कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। इसी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। क्या कहते हैं दोस्त? जीव द्रव्य कहते हैं। अब इसी जीव द्रव्य का कुछ हिस्सा बीच में इकट्ठा हो जाता है, बीच में गाढ़ा सा इकट्ठा हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इसी प्रोटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा देखो यहाँ बीच में इकट्ठा हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, बीच में इकट्ठा हो गया। अब इस बीच में इकट्ठा हुए लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे? इस बीच में इकट्ठा हुए लिक्विड को हम लोग कह देते हैं केंद्रक द्रव। तो ये प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा इसका बीच वाला हो जाता है जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक वाला केंद्र में है ये, तो इसीलिए केंद्रक द्रव कहते हैं, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और एक हिस्सा मैम ये बाकी का हिस्सा ये बचा हुआ, तो इस बाकी के हिस्से को कह दिया जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। इस हिस्से को कह देते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब देखो मैम ये हिस्सा तो प्रोटोप्लाज्म था, फिर आप अब इसको कोशिका द्रव क्यों बता रही हो? तो ये प्रोटोप्लाज्म जब था जब ये इक्वली पूरी कोशिका में फैला हुआ था, लेकिन जब इसी हिस्से के दो भाग हो गए, एक हिस्सा तो बीच में इकट्ठा हो गया जिसको हमने केंद्रक द्रव कह दिया, और एक हिस्सा बाकी का बचा रहा तो उसको फिर हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। मतलब प्रोटोप्लाज्म से ही केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, दो द्रव टूटकर बनते हैं कोशिका के अंदर, और यहीं पर पूरी कोशिका के अंदर कोशिकांग देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, यहाँ गोल्गी बॉडी मिल जाएंगी, यहाँ राइबोसोम मिल जाएंगे, है ना, यहाँ डीएनए मिल जाएगा। तो मतलब इन्हीं सब में सारे कोशिकांग यहाँ पर तैरते रहते हैं। अब कोशिका द्रव का वो हिस्सा जहाँ कोई कोशिकांग नहीं होते उसको क्या कहते हैं? जहाँ कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते, मतलब एक ऐसा हिस्सा जहाँ कोई कोशिकांग नहीं मिलते, उसको क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नो सेल ऑर्गेनल, नो सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड, आर फाउंड। तो कोशिका द्रव का एक ऐसा हिस्सा जहां कोई कोशिकांग नहीं मिलते उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्त, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं साइटोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल, ठीक है, उसको कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। बताओ कोई इशू, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? फटाफट से बताओ।
कोई समस्या, कोई इशू किसी बच्चे को फटाफट बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब मुझे लगता है कि बैकअप हम इतना ही दे पाएंगे। ठीक, तो आज के लिए प्यारे दोस्त इतना ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे आवाज़ आ रही है बैकअप और नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो कल की क्लास में मिलते हैं, है ना? चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तो अब हम लोग, मैं एक संडे में आपकी क्लास लगाने की सोच रही हूँ। कल सैटरडे है, सैटरडे में तो हम क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन शायद संडे में मैं आपकी एक क्लास लगाऊं। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। धन्यवाद सभी को, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।